ओके, नाउ वी कम टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा प्रोग्रेस थी, क्या इंडस्ट्रीज़ थी, है ना? कैसे इंडस्ट्री लगाई गई थी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, है ना? सो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी सेम हाल था। कोई मतलब खास कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई खास कदम नहीं उठाया गया था। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो सेम हाल एग्रीकल्चर का था। ओके, सेम था। अब जो ब्रिटिश ने क्या करा, उन्होंने करा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो फोल्ड थे। पहला था कि जो मोटिव था एक तरह से इसके पीछे वो था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इंडिया को हम रिड्यूस कर देंगे इंडिया टू स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। एक तो था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम लोग जो इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, ब्रिटेन में लगाएंगे, ताकि सामान जो कच्चा माल है वो यहाँ से जाए वहाँ पे, और सिर्फ इंडिया जो हो वो सिंपल एक्सपोर्ट करे, सिर्फ सिंपल माल, और वहाँ पे हम लोग सामान मंगाएं और यहाँ पे लाके बेचें एक महंगे प्राइस में, एक्सपेंसिव बेचें उसको, ठीक है, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ फूलें फलें, है ना? तो ये उनका उनका ये था। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, तो डिक्लाइन जो था इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि ऐसा था ना कि अब जो वहाँ से मटेरियल बन के आ रहा है वो भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है, जल्दी बन के आ रहा है ना? और जो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बनना है वो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हुआ, बहुत मतलब डिक्रीज़ होने लग गई, है ना? तो ये हो गया। अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्रीज़ होने लग गई तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो अनएम्प्लॉयड लोग क्या क्या करेंगे, वो भी खेती में घुस गए। लेकिन खेती में पहले खेती की जो ग्रोथ है वो पहले कम हो रही है। तो देयर अ टर्म इन इकोनॉमी कॉल डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट विच यू माइट हैव read इन क्लास 9th। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा एक तरह से, है ना? लेकिन क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया। लेकिन जो उनकी प्रोग्रेस थी बहुत कम थी, मतलब बहुत कम इंडस्ट्रीज आ पाई थी। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट जूट टेक्सटाइल मिल्स। सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल तक ये सीमित थी, राइट? जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेट इन इंडिया पर लोकली इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, नेमली महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। जो जूट मिल्स थी वो डोमिनेट बाय फॉरेनर्स फॉर मेनली इन बंगाल। सब्सिक्वेंटली एक टिस्को आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907 में। इसको यू कैन लर्न। टिस्को इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है ना। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा केम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Okay. Now, however, there was a hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. Capital good industry mean industry which can produce machines, tools, which are in turn used for producing articles for current consumption. Okay. अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी ताकि एक फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इंडिया में, है ना? दो एस्टेब्लिशमेंट था फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का यहाँ पर, और देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट टू नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंट्री ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ऐसा था ना कि आपको अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको कैपिटल गुड इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि कैपिटल गुड इंडस्ट्री कोई एक्सपेंस चाहिए उसके लिए अच्छा खासा। तो वो भी नहीं था, राइट? फर्दर जो ग्रोथ थी न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और जो कंट्रीब्यूशन था उसके जीडीपी की तरफ या फिर जीवीए की तरफ, वो बहुत कम था। और जो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक था वो था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत लिमिटेड और एरिया ऑपरेशन था। और पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर था वो रिमेन कन्फाइंड था रेलवे की तरफ, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, राइट? अब है आपका फॉरेन ट्रेड, कि भाई फॉरेन ट्रेड हम लोग कैसी थी। तो एज वी नो कि इंडिया हैज़ बिन इम्पोर्ट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स, वी ऑल नो डेट। बट जो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज थी ऑफ द कम्युनिटी प्रोडक्शन, ट्रेड हो गया, टैरिफ हो गया, परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, दिस वी हैव रेड मल्टीपल टाइम्स, कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया। और इम्पोर्ट था फिनिश कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री ब्रिटेन। सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ब्रिटिश मेंटेन करता था एक मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। लेकिन जो इंडिया की जो हाफ ऑफ द ट्रेड थी वो किससे होती थी, ब्रिटेन से होती थी। और जो रेस्ट थी वो अलाउ थी दूसरे कंट्री के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, पर्शिया के साथ, है ना? अब जो था एक सुएज कैनाल खुला था ना, उससे क्या होता, ब्रिटिश से यूके से यू कैन डायरेक्टली कम टू इंडिया, तो इससे बहुत डिस्टेंस कम हुआ था। ओके।
By the most important characteristics of India foreign trade through the colonial period was generation of large export surplus. एक्सपोर्ट सरप्लस जब हुआ, जब एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया तो लेकिन जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ह्यूज कॉस्ट पे ऑफ कंट्री इकोनॉमिक सेवरल एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, क्लोथ्स हो गए, केरोसिन्स हो गए, वो अनअवेलेबल हो गए, वो वर स्कार्सली अवेलेबल, राइट. In the domestic market further, this export surplus did not result in any flow of gold or silver to India. अब जो था एक्सपोर्ट सरप्लस था मानते हैं, बट ये जो था इससे कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं आया इंडिया में. रादर दिस वॉज यूजफुल पेमेंट फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय एनी ऑफिस सेट अप बाय colonial गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, expense on war, again fought by British government, or import of invisible items, all of which will led to drain of Indian wealth. सी इसमें फॉरेन ट्रेड में यू कैन सिंपली लर्न 2 पॉइंट्स. एक तो था कि देखो भाई ऐसा था कि हमारा जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का. सेकंड जो था, एक सेकंड जो पॉइंट यू कैन लर्न कि स्वेज कैनाल खुल गया था तो उससे मतलब कि चैनल खत्म हो गया था, और जो इंडिया की जो मेजोरिटी हमारी जो ट्रेड थी वो ब्रिटेन के साथ होती थी. उसके बाद यू कैन राइट कि जो इंडिया का जो था ट्रेन ऑफ वेल्थ था, एक्सपोर्ट सरप्लस था, ठीक है, पैसा आ रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाता है, विच यू विल रीड इन आफ्टरवर्ड्स कि एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है ना. लेकिन जो पैसा उससे एक्सपोर्ट सरप्लस से आ रहा है वो हमारे काम में नहीं आ रहा है, वो काम ब्रिटिशर्स के ही आ रहा है. उससे वो लोग अपने वॉर्स लड़ रहे हैं ना, वो अपने पेमेंट्स दे रहे हैं. तो दिस वॉज लाइक डैट. नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक विच इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन. कि डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी, लोगों की कंडीशंस कैसी थी, कैसा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, कितनी लिटरेसी थी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, कितने लोग जीते थे, कितने लोग पढ़ते थे, राइट. तो बिफोर 1921 इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जो सेकंड स्टेज था वो 1921 के बाद शुरू हुआ है. नीदर बिकॉज क्योंकि हाउएवर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस टाइम वॉज वेरी हाई, है ना. अब यू कैन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें यू कैन जस्ट लर्न द डेटा, है ना. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यू ऑल नो कि मतलब एक साल से एक साल से बच्चा पहले ही मर जाता, तो विच यू वी रेड ओके. पहले मरते थे 2018 बच्चे, लेकिन अब जो प्रेजेंट में है वो 33%, 33 पर थाउजेंड है, ओके. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो पहले बहुत कम था, पहले तो 32 साल जीते थे, अब वो 69 समथिंग है, विच कैन चेंज एक्चुअली. दिस इज द डेटा विच एक्चुअली चेंज बुक टू बुक, ईयर टू ईयर्स, ओके. तो डेटा को यू कैन गूगल इट एंड आफ्टरवर्ड्स देन यू कैन, बट हाँ जो पहले वाला तो यू कैन सिंपली राइट कि 218 वो IMR, ओके, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32. नेक्स्ट वी कैन रेड इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. कि भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मतलब कि कितने लोग जो थे मतलब एग्रीकल्चर करते थे, कितने मैन्युफैक्चरिंग में थे, कितने टर्शरी सेक्टर में थे, है ना. तो दिस वाज लाइक दैट. कुछ देखो एज वी ऑल नो कि हमारी जो थी एग्रीगेशन इकोनॉमी थी, तो हमारा जो मेजोरिटी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीगेशन सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वी वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, तो एंड दिस वी कैन से कि हम मैन्युफैक्चरिंग में थे हम लोग, बट मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को मतलब ख़त्म ही होती जा रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा था, राइट. तो एग्रीकल्चर पर हम लोग मेनली डिपेंडेंट थे, ओके. तो जो लार्जेस्ट शेयर था वर्कफोर्स का, करीबन 70 से 75% वो एग्रीकल्चर में था. मैन्युफैक्चरिंग में करीबन आपका 10% था, और 15 से 20% आपका टर्शरी से था, ठीक है. अनदर शॉकिंग एस्पेक्ट वाज अ ग्रोथ रीजन वेरिएशंस. जैसे कि पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, जैसे कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, बंगाल. इन्होंने क्या था, एक डिक्लाइन देखा था वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में, वाइल एक इंक्रीज था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन इन स्टेट्स में. लेकिन देवसा हैड बीन अ शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग सेम टाइम इन पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, राइट. अब है नेक्स्ट टॉपिक विच वी कुड से विच इंफ्रास्ट्रक्चर. कि इंफ्रा हमारा कैसा था, कि हमारा रेलवे कैसे थे, हमारे पोर्ट थे या नहीं थे, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा कैसा था, पोस्ट टेलीग्राफ डेवलप हुए थे नहीं हुए थे, है ना. तो एक ऐसा था कि देखो ब्रिटिशर्स ने हमें, और हम मानते हैं कि मतलब कि हमें ट्रेन दी, रेलवे दिया, रोड्स बनवाए, बट दिस वॉज नॉट कि उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए कुछ किया. उन्होंने रोड्स बनवाए बट वो अपने फ़ायदे के लिए बनवाए. उन्होंने ट्रांसपोर्ट मतलब अच्छा करा, पोस्ट टेलीग्राफ लेके आए वो, के रेलवेज लेके आए, बट जो भी उन्होंने किया वो सब अपने लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया, राइट. सो ठीक है. रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. द रोड्स वो मतलब ऑल द रोड्स पहले भी थे, बट वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए दे वर नॉट फिटेड. द रोड्स दैट आर बिल्ट primarily serve the purpose of mobilizing the army within India
एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू नियरेस्ट रेलवे। एक जो कंट्री साइड से रेलवे की तरफ रॉ मटेरियल लेके आना है वो रोड से ला जा सकता था, तो इसलिए रोड्स पे ज़्यादा प्रेफर करा गया था ना। और द ऑलवेज एक्यूट शॉर्टेज थी वेदर रोड्स की, राइट। उसके बाद ब्रिटिश ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। एक जो वी कैन से रेलवे जो था वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर था जो हम लोग ब्रिटिशर ने हमें दिया है ना। एक हैंड पे इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वो एक कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा था वो था कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स उसने क्यों तोड़ दिया था, क्योंकि जो बहुत सारे जो जाति के लोग थे वो एक साथ बैठते थे, तो कल्चर बैरियर टूट गया था। ऑन द अदर हैंड इज फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। अब जो वॉल्यूम थी इंडिया के एक्सपोर्ट की अनडाउटेडली एक्सपेंडेड, लेकिन जो बेनिफिट था वो शायद ही इंडिया के पीपल को गया होगा। द सोशल बेनिफिट शायद ही इंडिया के लोगों को गया हो गया ना, राइट। तो इसमें यही था, इसमें मेरी टेलीग्राफ आया था, एयरलाइंस आई थी, वो 1932 में आई थी, राइट। इसमें मेरे लिए पढ़ने को ज़्यादा है नहीं कुछ। अब है कंक्लूजन में वी कैन से कि यार इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस तो 200 साल बाद इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस मिली हम लोगों को। उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी चलाई। अब जो हम लोग इकोनॉमी चलाएंगे वो भी चलाएंगे अगले चैप्टर से, इंडियन इकोनॉमी कैसे 5 ईयर प्लान आया, कैसे प्लानिंग कमीशन बनी, राइट। कैसे हमने कैसे प्लान को इम्प्लीमेंट करा, राइट। कैसे इंडस्ट्रीज डिवाइड हुई, कैसे IPR, कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया। तो दिस वी विल रीड इन अनदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। फॉर दिस वेट and hit the like button, and please subscribe if you like the video. Thank you very much.